रात के अंधेरे में बैठी सरला जी सामने लगे हुए झूमर को बहुत ध्यान से देख रही थी और देखते देखते ना जाने कब वह अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे खुद भी पता ना चला। उनकी जान से ज़्यादा प्यार करने वाला पति उनके पास ही बैठा था, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम लिख दी थी। प्रकाश जी बोलते हैं, सरला तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना तेरे पास। इतना कहकर वह उसे अपने गले से लगा लेते हैं और सरला उनके स्पर्श से दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करने लगी। तभी पीछे से जोरदार आवाज़ आई, ए बुढ़िया, सुन रही है या नहीं? वहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? यहाँ आकर थोड़ा काम ही करवा दे। पूरे दिन बस बैठे बैठे रोटियाँ तुड़वा लो। जरा से काम के नाम पर आग लग जाती है बुढ़िया में। सरला जी यह आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है, जहाँ वह अकेली रह गई होती है। उसको दिल और जान से प्यार करने वाला पति अब भगवान के पास जा चुका होता है। उनकी बहू सीमा की फिर से आवाज़ आती है, ओ बुढ़िया, सुन रही है या बहरी हो गई है? इतना कहकर सीमा अपने बेटे राम को अपनी अम्मा को बुलवाने भेज देती है। सरला जी की आंखें आज बहुत दिनों बाद फिर से भर आई थी। इन आंखों के पीछे अपनी बहू की जली कटी बातें नहीं थी, बल्कि वह एहसास था जो उन्होंने अभी कुछ समय पहले महसूस किया था। और अब वह एहसास उनके साथ नहीं है। उनकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा पति राम पलंग पर बैठी हुई सरला के पास जाकर अपनी तोतली जुबान में बोलता है, अम्मा, माँ आपको बुला रही है, जल्दी चलो, नहीं तो वह हल्ला मचाएगी और आपको मारेगी। सरला जी अपने पोते राम को देख रही थी, जो अब उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। राम बहुत ही प्यारा और मासूम सी शक्ल वाला 7 साल का सरला जी का पोता था। उन्हें इस घर में सबसे ज़्यादा प्यारा और उनकी परवाह करता था। राम को अपनी माँ का इस तरह से अपनी अम्मा से बोलना बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत डरता था। सरला जी अपनी आंखों के आंसू पोंछकर राम के साथ अंदर कमरे की तरफ चल देती है। सीमा सोफे पर बैठी टीवी के चैनल बदल बदल कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही सरला जी कमरे में अंदर आती है तो सीमा तेज आवाज़ में बोलती है, आ गई महारानी जी, सुबह से कोई काम नहीं करना है इनको, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। इतने सारे बर्तन पड़े हैं रसोई के, इनको कौन साफ करेगा? सरला जी दबी हुई आवाज़ में बोलती है, बेटी, सुबह झाड़ू लगाने से मेरी पीठ में दर्द हो गया था तो थोड़ा आराम कर रही थी। तभी सीमा सरला जी की बातों को काटते हुए बोली, जरा सा झाड़ू लगाने में महारानी जी के दर्द हो गया और हम पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, उसका कुछ नहीं। सरला जी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सीमा उसकी बात को तेज आवाज़ में दबाते हुए बोलती है, ये सब बहाना नहीं चलेगा। रसोई में इतने सारे बर्तन हैं, उनको साफ करो, बाद में दर्द की गोली दे दूंगी। अब जाओ यहाँ से। सरला जी सर नीचे करके चुपचाप धीरे धीरे रसोई की तरफ चल देती है। दरवाजे के कोने पर खड़ा राम यह सब चुपचाप देख रहा था। ऐसा नहीं था कि सरला का बेटा उसका ख्याल नहीं रखता था, लेकिन आर्मी में अच्छी पोस्ट पर होने के कारण उसे हमेशा घर से बाहर ही रहना पड़ता था, जिसकी वजह से सरला जी की अपने बेटे से बहुत कम बात हो पाती थी। और वह भी यही कोशिश करती थी कि जितना भी समय बेटा घर पर रहे वो खुश रहे और घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए शांत रहकर सब कुछ सहन कर लेती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। और जब भी वह अपने बेटे का चेहरा खुशी से भरा हुआ देखती थी तो वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें अपनी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर वह उसका और उसके बेटे दोनों का जीना हराम कर देगी। सरला जी को यही सब सोचकर आज रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उन्हें कब नींद आ गई यह भी पता न चला। अगली सुबह सरला जी रोज की तरह ही जल्दी उठ गई थी और उनकी बहू और पोता अभी भी सो रहे थे। सरला जी ने अपने रोज के काम शुरू किए और बिना बताए ही कहीं चली गई और सबके उठने से पहले ही फिर से आकर रोज के कार्यों में लग गई। सरला आज रोज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। सीमा सुबह उठी तो देखा कि उसकी सास बिना कुछ बोले ही सब काम अच्छे से कर रही है। यह देखकर उसके चेहरे पर कुटिलता से भरी हुई मुस्कान आ गई
और अहंकार से भरने लगी। सीमा ने अपने लिए चाय बनाई और रसोई से बाहर निकल आई। सरला जी ने मुड़कर देखा और फिर से अपने काम में लग गई। सीमा बाहर जाकर अपनी चाय पीने लगी कि तभी अचानक से रसोई में से सरला जी के चीखने की आवाज़ आती है। सीमा बाहर से ही चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तोड़ दिया बुढ़िया तूने आज? हर समय कुछ ना कुछ नुकसान ही करती रहती है। भगवान जाने कब इस बुढ़िया से मेरा पीछा छूटेगा। इतना कहते हुए सीमा रसोई की तरफ जाती है। सीमा देखती है कि सरला जी जमीन पर पड़ी हुई है। उनके हाथ से खून निकल रहा है और कांच की पुरानी बोतल जमीन पर टूटी हुई पड़ी है। यह सब देखकर सीमा गुस्से में चिल्लाते हुए अपना चाय का गिलास सरला जी की तरफ फेंकते हुए बोलती है, इतनी महंगी बोतल तोड़ दी तूने, अब इसके पैसे कौन देगा बुढ़िया? सरला जी बस नजरें नीचे करके जमीन को देख रही थी। सीमा इतना बोलकर बाहर चली जाती है। इतनी आवाज़ सुनकर राम जग जाता है और रसोई के अंदर आ जाता है। सरला जी को जमीन पर पड़ा देखा और हाथ से खून निकलता देख दादी के पास आकर बोलता है, अम्मा आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, रुको मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर राम भागता हुआ दवाई लेने चला जाता है। सरला जी उसे मना करती है लेकिन जब तक वह जा चुका होता है। सरला जी खुद को ठीक करती है और बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है। राम भागता हुआ वापस रसोई में आता है और सरला जी के हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। यह देखकर सरला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह प्यार से अपना हाथ उसके सर पर रख लेती है। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। राम को सरला जी के हाथ पर पट्टी बांधते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह राम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद राम रोने लगता है। सरला जी सीमा को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सीमा राम को 2 थप्पड़ और मार देती है। राम रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और सीमा भी बड़बड़ाते हुए बाहर चली जाती है। सरला जी रोती हुई वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद सरला उठती है और रसोई साफ करके अपना काम खत्म करके नहाने को जा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। सीमा फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ से प्रदीप, सीमा का पति, बोलता है, हेलो। प्रदीप की आवाज़ सुनकर सीमा तुरंत अपनी बनावटी आवाज़ में बोलती है, हेलो जी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद फ़ोन किया आपने। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आपको तो मेरी याद ही नहीं आती है। प्रदीप बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? राम और माँ दोनों कैसे हैं? सीमा बोली, घर पर सब सही है, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ तुमको? चोट लग गई या तबीयत ठीक नहीं है? प्रदीप ने पूछा तो सीमा बोली, मत पूछो, सर में और पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ और माँ जी तो बीमार रहती है, उनसे तो कोई काम नहीं करवा सकती हूँ ना, इसलिए कमजोरी आती जा रही है मुझ में। प्रदीप बोला, अरे सीमा, ठीक नहीं रहोगी तो घर का और माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे भरोसे ही तो मेरे घर और माँ को छोड़ रखा है। अरे प्रदीप, तभी तो मैं दिन रात काम करती रहती हूँ और माँ जी को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम जैसी पत्नी पाकर मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। तुम्हारे जैसी अच्छी लड़कियां तो बची ही नहीं है दुनिया में जो माँ बाप की इतनी सेवा कर सके। नहीं जी, यह सब तो मेरा धर्म है। अगर मैं अपनी सासू माँ की सेवा नहीं करूँगी तो कौन करेगा? प्रदीप खुश होकर बोलता है, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अच्छा सुनो, मैं इस रविवार को घर आ रहा हूँ। सीमा बोली, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है। सच में मैं कितना खुश हूँ तुमको बता भी नहीं सकती हूँ। सीमा प्रदीप को दिखाने के लिए फ़ोन पर खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि प्रदीप के आ जाने पर घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। प्रदीप अपनी माँ को कोई भी काम नहीं करने देता था। प्रदीप अपनी पत्नी से माँ से बात कराने को कहता है। अरे प्रदीप, माँ जी तो अभी बाहर है। कोई बात नहीं सीमा, तुम बाहर से माँ को बुला लो। सीमा अपने पति और सास की बात नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि प्रदीप बात किए बिना ही नहीं मानेगा। सीमा प्रदीप से बोली, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ बाहर, कराती हूँ आपकी बात। सीमा फ़ोन के माइक पर हाथ रखकर पास खड़ी सरला जी से बोली, सुन बुढ़िया, अगर तूने कुछ भी कहा यहाँ के बारे में तो सोच लेना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ले अब बात कर अपने बेटे से। इतना कहकर सीमा ने फ़ोन सरला जी को दे दिया। सरला जी, हेलो। दूसरी तरफ से प्रदीप बोला, माँ प्रणाम, कैसी हो माँ? सरला जी,
मैं तो बहुत अच्छी हूँ बेटा, तू बता कैसा है? आवाज़ से लग रहा है कमज़ोर हो गया है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सरला जी के माथे पर कुछ चिंता की लकीरें आ गई। आखिर माँ तो जरा सी बात पर भी परेशान हो जाती है। प्रदीप, नहीं माँ, सब सही है, बस थोड़ा मौसम ख़राब है यहाँ पर तो जुकाम हो गया है, बाकी सब अच्छा है। सरला जी एकदम से परेशान हो जाती है। अरे बेटा, जुकाम कैसे हो गया तुझे? ज़रूर तूने कपड़े ठीक से नहीं पहने होंगे। कुछ खाता पीता भी है या नहीं? प्रदीप, सब सही है माँ, कोई भी परेशानी नहीं है, बस हल्का सा जुकाम है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है माँ। सरला जी, बेटा अपना ख्याल रखना, वहाँ पर कोई नहीं है जो तेरी परवाह करेगा, तेरा ख्याल तुझे खुद ही रखना पड़ेगा। प्रदीप, हाँ माँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। सरला जी, ठीक है बेटा, माँ अगले हफ्ते में घर आ रहा हूँ। इतना सुनकर सरला जी के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से आ जा, फिर मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी, तू बस जल्दी से घर आ जा। इतना सुनकर प्रदीप भी खुश हो जाता है। प्रदीप, हाँ माँ, जल्दी आता हूँ। सीमा पास खड़ी हुई सरला जी को घूर रही थी। सरला जी ने सोचा अब और ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है और बोली, ले बेटा, अब तू बहू से बात कर। इतना कहकर सरला जी फ़ोन सीमा को दे देती है। सीमा अपने पति से थोड़ी सी बातें करके फ़ोन काटते हुए पलंग पर पटक देती है। सरला जी भी बिना कुछ बोले नहाने के लिए चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और समय के आगे बढ़ते बढ़ते वह दिन भी आ जाता है जब प्रदीप को घर आना होता है। आज घर में 2 लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तो सरला जी, क्योंकि उनका बेटा इतने दिनों बाद घर आ रहा था। एक माँ तो हमेशा से ही अपने बेटे की राह देखती रहती है। और दूसरा था राम। राम ने जब से यह खबर सुनी थी कि उसके पापा आ रहे हैं, उस दिन से ही उसकी खुशी देखने लायक थी, क्योंकि अब उसे पूरे दिन अकेले नहीं खेलना पड़ेगा और ना ही अब उसकी मम्मी उसे पूरे दिन डांटेगी, क्योंकि पापा के आ जाने पर मम्मी किसी भी काम के लिए मना नहीं करती है। और राम की खुशी की सबसे बड़ी वजह थी कि अब उसकी मम्मी उसकी दादी को परेशान नहीं करेगी। प्रदीप एक कंप्लीट आर्मी मैन था। वह कायदे कानून को पसंद करने वाला आदमी था। उसके नाम से उसके जूनियर ऑफिसर ही नहीं बल्कि दूसरी बटालियन के लोग भी डर जाते थे। और घर में तो उसका कहना ही क्या था, उसकी एक आवाज़ के साथ ही सब एक लाइन में खड़े हो जाते थे। इन सब के बाद भी अगर उसकी कमजोरी थी तो वह थी उसकी माँ। वह अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था। पिताजी के जाने के बाद माँ ही थी जिसने उसे हर हालात के साथ समझौता करके पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बनाया था कि आज वह समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। प्रदीप अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन आज वक्त ने ऐसे हालात कर दिए कि उसे अपनी माँ की किसी भी परेशानी का कोई पता ही नहीं चलता है। दोपहर का समय था। सामने टंगी हुई घड़ी 2 बजे का संकेत दे रही थी और अब सब बड़ी बेसब्री से 5 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 5 बजे ही प्रदीप की ट्रेन आने वाली थी और इतने दिनों बाद हर कोई जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। बहुत इंतजार के बाद अब प्रदीप गेट पर आ गया था और राम भागता हुआ प्रदीप के पास आया और उससे चिपक गया। प्रदीप ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। राम को गले लगाकर प्रदीप की सफ़र की सारी थकान निकल गई। प्रदीप अब अंदर सरला जी के पास आया और पैर छूने के लिए झुका तो उसने देखा कि उसके दाएं पैर के अंगूठे में चोट का निशान दिखाई दिया। प्रदीप ने उठाते हुए सरला जी से पूछा, माँ कैसी हो आप? सरला जी बोली, अच्छी हूँ बेटा, तू बहुत कमज़ोर हो गया है। प्रदीप, नहीं माँ, सही तो हूँ। माँ तुम बताओ, तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? सरला जी हिचकिचाते हुए धीरे से अपना पैर साड़ी के अंदर छुपाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, बस रसोई की चौखट से चोट लग गई थी, अब तो ठीक भी हो गई है। प्रदीप, अच्छा माँ, बाकी सब तो सही है ना? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। तू अब नहा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। ठीक है माँ, बस थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ लूँ फिर जाऊँगा। इतना कहकर प्रदीप सरला जी के पैरों के पास आकर जमीन पर बैठ गया, वैसे ही जैसे बैठना उसे बचपन में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद प्रदीप नहाने के लिए अंदर चला गया और सरला जी अंदर रसोई की तरफ जाने लगी तो सीमा उन्हें आंखें दिखाकर अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि सरला जी उससे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है।
तो अगर सरला जी खाना बनाएगी तो फिर से प्रदीप सीमा पर कोई ना कोई ताना मार देगा, इसलिए वह चाहकर भी प्रदीप के आने पर कुछ खास नहीं बनाया करती थी। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी कि चाहकर भी वह अपने बेटे को अपने हाथ का खाना बनाकर ना खिला सके। आज सुबह से ही सीमा रसोई में लगी हुई थी, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे काम करने की आदत नहीं थी और अब तो उसे पूरा ही काम करना था। सीमा ने नाश्ता बना लिया था और राम, सरला जी और प्रदीप साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद राम अपने पापा के साथ बाहर घूमने जाने की जिद करने लगता है। पापा, आज हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। मैं बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। बेटा, आज मुझे बहुत काम है। घर की बिजली भी सही करवानी है, घर का सामान भी लाना है। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। नहीं पापा, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। मुझे आज ही घूमने जाना है। प्रदीप थोड़ी तेज आवाज़ में राम को डांटते हुए बोला। एक बार मना किया ना, नहीं मतलब नहीं, दोबारा कोई बात नहीं होगी आज इस बारे में। राम का चेहरा बिल्कुल उतर गया। सरला जी प्रदीप को टोकते हुए बोली, प्रदीप बेटा, थोड़ा समय हो तो राम को पार्क तक ही घुमा ला, उसका भी मन रह जाएगा। तू भी तो इतने दिनों बाद आता है, तो उसका भी तो मन करता है तेरे साथ समय गुजारने का। प्रदीप पहले सरला जी की और फिर बाद में राम की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं ले जाता हूँ इस नालायक को पार्क में घुमाने के लिए। इतना सुनते ही राम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह चलकर प्रदीप की गोद में आकर उससे लिपट जाता है और दोनों ही मुस्कुराने लगे। उन दोनों को देखकर सरला जी को प्रदीप और उसके पापा की याद आ जाती है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह इनको सबसे छुपाकर मुस्कुरा देती है। प्रदीप राम को लेकर पास के पार्क में चला गया और वहां जाकर राम की खुशी देखने लायक थी। राम कूद कूद कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ भाग भाग कर जा रहा था। प्रदीप अब एक बेंच पर बैठा हुआ उसे चलते फिरते हुए देख रहा था और मन ही मन अपने बचपन को याद कर बहुत खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसे वो खुद भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। तभी राम भागते हुए अपने पापा के पास आता है और आकर उसका हाथ पकड़कर उससे लिपट जाता है। प्रदीप उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ राम, थक गया क्या? नहीं पापा, अभी तो और भी खेलना है। राम की बात सुनकर प्रदीप हंस देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। तभी राम कुछ सोचते हुए बोलता है, पापा, मैंने एक जगह देखी है जहाँ पर सब लोगों के दादा दादी रहते हैं और वह सब आपस में बात करते हैं और खेलते भी हैं। राम की बात सुनकर प्रदीप बोला, हाँ बेटा, उसे वृद्ध आश्रम बोलते हैं, जहाँ पर लोग सब बड़े बूढ़े लोगों को छोड़ जाते हैं। हाँ पापा, मैं भी जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों को वहीं छोड़ाऊंगा, तो आप दोनों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदीप को एक पल के लिए अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने फिर से राम से पूछा, क्या बोला, दोबारा बताओ। राम कुछ हिचकिचाते हुए बोलता है, अरे फिर आप लोग परेशान नहीं होंगे ना पापा? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो राम बेटा, अभी कौन परेशान हो रहा है? कोई नहीं पापा। इतना कहकर राम फिर से खेलने के लिए भाग गया और प्रदीप के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न छोड़ गया। कुछ देर में ही वह दोनों वापस घर पर आ गए और प्रदीप बाजार सामान खरीदने चला गया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल ठहर गए थे जिनका जवाब उसे किसी से भी मिलना मुश्किल था। शाम को प्रदीप घर लौटकर आया, तभी उसके पास हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है और पता चलता है कि इमरजेंसी की वजह से उसकी छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। अब उसे 2 दिन के अंदर ही हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। प्रदीप सरला जी के पास आता है। सरला जी पलंग पर बैठी हुई अपनी माला कर रही थी। प्रदीप को देखते ही बोली, आ गया बेटा? हाँ माँ, हेडक्वार्टर से फ़ोन आया है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे 2 दिन में ही वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। पर बेटा, अभी तो तू आया ही था, इतनी जल्दी? इतना कहते कहते सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रदीप सरला जी की आंखों के आंसू पोंछते हुए उनके हाथों पर हाथ रखते हुए बोलता है, परेशान मत हो माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सरला जी भी उसके सर पर हल्की हल्की थपकी देते हुए उसे प्यार करने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रदीप सीमा को भी बताता है कि उसे कल ही निकलना पड़ेगा। सीमा भी अपना मुंह बना लेती है और झूठ मूठ का रोने लगती है।
सबके रोकने के बावजूद प्रदीप अगले दिन हेडक्वार्टर के लिए चला जाता है। उसके दिमाग में एक सवाल उसे अब भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि आखिर राम ने वह बात क्यों कही थी। प्रदीप अब जा चुका था और सीमा को सुकून मिल रहा था, क्योंकि अब उसे दिन भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसने सुबह से ही सरला जी को काम पर लगा रखा था। आज ठंड ज़्यादा होने की वजह से सरला जी की तबीयत कुछ ठीक भी नहीं थी और सुबह से धूप भी ना निकलने के कारण मौसम में अचानक और ठंडक बढ़ गई थी। अब हल्की धूप निकली थी तो सरला जी बाहर धूप में जाकर बैठ गई। तभी सीमा की नज़र उस पर पड़ी तो वह भी तुरंत बाहर आ गई और बोली, जरा सी धूप निकली नहीं कि आ गई बुढ़िया बैठने के लिए। अंदर जा और चाय बनाकर ला मेरे लिए। इतना सुनकर सरला जी अंदर चली गई और सीमा वहीं धूप में बैठ गई। कुछ देर बाद सरला जी चाय बनाकर ले आई और सीमा के पास खड़ी हो गई। सीमा फ़ोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। ठंड की वजह से सरला जी के हाथ कँपकँपाने लगे थे और तभी सरला जी के हाथ से कप जमीन पर गिर गया। सीमा ने तुरंत फ़ोन काटा और जैसे ही सरला जी को मारने के लिए हाथ उठाया तो सरला जी ने खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से मुंह को छुपा लिया। लेकिन तभी सीमा के हाथ पर एक जोरदार पत्थर आकर लगता है। पत्थर की चोट से सीमा गिर जाती है। सीमा सामने देखती है तो सामने वाली छत पर प्रदीप खड़ा होता है। उसे देखकर सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी प्रदीप सामने वाली छत से उतरकर अपने घर में आता है तो सीमा उसके सामने रोने लगती है। तभी प्रदीप एक जोरदार थप्पड़ सीमा के चेहरे पर मार देता है। थप्पड़ की मार की वजह से सीमा जमीन पर गिर जाती है। तभी सरला जी चिल्लाकर प्रदीप को रोकते हुए बोलती है, नहीं प्रदीप, तू बहू को हाथ भी नहीं लगाएगा। क्या यही सिखाया है मैंने तुझे? पर माँ इसने। तभी सरला जी प्रदीप को टोकते हुए बोलती है, उसने चाहे जो भी किया हो लेकिन किसी भी औरत पर तुझे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। प्रदीप बोलता है, ठीक है माँ, आप कहती हो तो छोड़ देता हूँ, वरना। प्रदीप इतना बोलकर चुप हो जाता है। सीमा अभी भी जमीन पर पड़ी रो रही थी। सरला जी उसे उठाती है और कुर्सी पर बैठे हुए चुप कराती है। एक माँ ही हो सकती है जो इतना सहन करने के बाद भी केवल अपने बच्चों का भला चाहती है। लेकिन प्रदीप अभी भी गुस्से से ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। उसकी लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देखकर सीमा उसके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। प्रदीप सीमा से बोलता है, अब मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। वापस जाने का नाटक मैंने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए ही किया था और अब इस पूरे घर में मैं सीसीटीवी कैमरा लगवा कर ही जाऊंगा। जिसे चाहे मैं कहीं भी रहूं, हर पल घर पर नज़र रखूंगा। और आज के बाद अगर तुमने माँ से ऊंची आवाज़ में भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में सिर हिला देती है। और अब प्रदीप ने घर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिसे वह अपने मोबाइल में कहीं से भी घर की हर खबर रख सकता था। इन सब के बाद सीमा को समझ आ गया और अब वह माँ के साथ अच्छे से रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।